हेलो बच्चों, आज हम लोग एक डिस्कशन लेकर आए हैं। 10th और 12th बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और बच्चों को कई कन्फ्यूजन्स होते हैं, कई जगह गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जहां वो ये जानना चाहते हैं कि अभी हमें अगर 10th पास कर लिया है तो यहाँ से किधर जाना है, और अगर 12th पास हो गए हैं तो आगे हमारे पास क्या करियर चॉइसेस हैं और किधर जाना सूटेबल है। हमारे डिस्कशन में हम मल्टीपल टाइप की करियर चॉइसेस, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे जेई हो, इन सारी चॉइसेस को भी लेंगे। इवन चाहे कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, उसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ आप जा सकते हैं, इनमें क्या क्या कोर्सेज हैं, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों को ध्यान से पूरे वीडियो में हर चीज़ अपने काम की नोट करनी है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पेन पेपर लेकर बैठें और जो गाइडेंस मिले वो बहुत वैल्यूएबल है, उसको अपने लिए नोट डाउन कर लें और उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लेने में मदद मिलेगी। एक एक करके हम लोग आगे चलेंगे। मैं अपने पैनल में खुद को और सबको फटाफट इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं स्वतंत्र सिंह और एक सीनियर फैकल्टी आकाश में और बॉटनी पढ़ाता हूं और बहुत समय से बच्चों की सेवा में हूं। और साथ में डियर विकास माली सर, हेलो बच्चों। केमिस्ट्री हर्षित सर, हेलो बच्चों। फिजिक्स एंड अगेन ऋषि जायसवाल सर, हेलो बच्चों। केमिस्ट्री। तो हम लोगों का सभी का कुछ ईयर प्लस माइनस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो डेफिनेटली ये गाइडेंस आपके काम आएगा। सर, मैं जहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा वो पॉइंट सबसे पहले ये है, बच्चे शायद सबसे पहले जो जानना चाहेंगे, दो अलग अलग लेवल है। जिन बच्चों ने 10th पास की उनका क्वेश्चन अलग है, जिन्होंने 12th पास की उनका क्वेश्चन अलग है। दोनों को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट अगर इनका एक कंबाइंड क्वेश्चन हम पहले ले लें कि वो क्या ऑप्टिमम टाइम है जहां कोई बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खासकर नीट जेई एग्जाम के लिए अगर वो प्रिपेयर करना चाहे तो क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बच्चे के लिए, और बाय चांस अगर वो बेस्ट ऑप्शन चूक गया है तो फिर क्या कर सकता है। सबसे बेस्ट टाइम की बात करें तो सबसे बेस्ट टाइम तो जैसा कि हमें पता है आफ्टर 10th ही है। 10th के ठीक बाद में जैसा ही बच्चा 11th में आता है तो उसके पास 2 साल का समय होता है जिसमें अपने बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब जैसे जो प्रिपरेशन ये होती है, काफ़ी बच्चों का सोचना होता है कि भाई 11th 12th पर पहले फोकस कर लेते हैं, 12th में अच्छा परसेंटेज ले आते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। ये वाला पॉइंट इनफैक्ट मैं आपको बताऊं हर्षित सर, ये बच्चों का थोड़ा कम होता है और कई बार पेरेंट्स का ज़्यादा होता है। पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि बच्चे को पहले 11th 12th करा लेते हैं और फिर तैयारी कराएंगे। इनफैक्ट इसका बोझ आगे जाकर बच्चे पर ही पड़ता है। बिल्कुल, ये पूरा एक मिथ है कि मतलब ठीक है कि 11-12 की प्रिपरेशन करा ले, लेकिन बात ये है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा करेगा ही तब जब उसका फाउंडेशन बहुत ही अच्छा होगा। और जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है, अभी जो करंट ईयर का जो रिजल्ट है, अगर जो पेपर चेकिंग का जो पैटर्न है, कॉपी चेकिंग का जो पैटर्न है, अगर आप उसे ऑब्जर्व करें तो ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो कॉपी चेकिंग का पैटर्न है वो थोड़ा डिफिकल्ट किया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा वॉच करके चीज़ों को एनालिसिस की गई है, और रिजल्ट का जो परसेंटेज है अगर उसको इस बार का देखें, उसकी एनालिसिस करें तो ये दिख रहा है कि अगर आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो बड़ा मुश्किल होने वाला। और जैसा कि सर मैं पर्टिकुलर जेई की अगर बात करूं तो जो 75% का जो क्राइटेरिया है तो उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 10th लेवल से जो फाउंडेशन है 11th में वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि वो होना ही चाहिए, स्ट्रांग प्रिपरेशन होनी चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एग्जाम्स का प्री कोविड लेवल था, एग्जाम को क्वालिफाई करने का, बोर्ड को क्वालिफाई करने का, चाहे वो 10th बोर्ड हो, 12th हो, या इवन जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, शायद वो प्री कोविड लेवल वापस आ रहा है, वेदर इट इज रिलेटेड टू परसेंटेज स्कोरिंग इन बोर्ड्स और related to the kind of paper we did see in NEET on 4th में, जो लेवल उठाकर उसका वहाँ पहुँचाया गया है। अब अगर दोनों जगह लेवल उठ जाएगा तो हम पहले 12th की बात करेंगे। जो बच्चों ने, जिन्होंने 12th पास कर ली है, जिन्होंने अभी अच्छा स्कोर भी 12th में कर लिया है, लेकिन अभी इमीडिएट वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ क्या कॉलेज चूज करें, किस तरफ जाएं,
या फिर कुछ प्रिपेयर करें, नीट के लिए प्रिपेयर करें या जेई के लिए प्रिपेयर करें। मतलब सोसाइटी एक अलग एंगल से देखती है उसको। सोसाइटी का वर्ड है जो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, ड्रॉप लें कि नहीं लें। तो वास्तव में उस ड्रॉप की क्या सिग्निफिकेंस है, उस पर मतलब क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, और उस ड्रॉप का बच्चे के दिमाग पर क्या इम्पैक्ट आता है, वो मैं चाहूँगा हम लोग डिस्कस करें। सर, सफलता मिलने के बाद में कहीं कोई ये आपसे नहीं पूछेगा कि आपको सफलता 1 साल में मिली है या 2 साल के अंदर मिली है। और फिर से इस चीज़ को आपको ये चीज़ समझना होगा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न चेंज हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये टाइम इन्वेस्टमेंट मांगता है सर। ये मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल इस तरह का रहा है कि हर बच्चा कर ले। उसको समय और मेहनत तो करनी ही होगी, वो चाहे 1 साल में करे या 2 साल के अंदर करे। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ऐसे हैं जो हो सकता है नीट जेई के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कोई पहली बार में ही सफलता मिल गई और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंची। बिल्कुल, किसी भी स्तर पर हम देख लें। बिल्कुल सर, अगर डेटा एनालिसिस की बात करें, बेसिकली हम फैक्ट पे बात करें, मतलब अगर हम डेटा एनालिसिस करें और उस डेटा से अगर हम रिजल्ट निकालें ना सर, तो ये बात बहुत ही क्लियर हो जाती है कि एक ड्रॉप लेने के बाद जो बच्चा प्रिपरेशन करता है तो उसके ऊपर जिस तरह का लोड आता है, और स्पेशली अगर सर इंजीनियरिंग विंग की मैं बात करूं तो जेई ने जैसे कि अटेम्प्ट को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, तो मतलब हम जेई एडवांस के बारे में 12 देने के बाद अगर सोचते हैं तो ये बड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन डेटा ये कहता है कि सर अगर हम रिजल्ट की एनालिसिस करें, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स निकालें, तो उस एनालिसिस से यही निकल के आ रहा है सर कि जो भी टॉपर्स हैं या भी जो रैंक होल्डर्स हैं और जो सक्सेस का परसेंटेज है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 10th से ही अपनी प्रिपरेशन को, अपनी स्टडी को, वो चाहे बोर्ड के लिए हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, उतना ही वेटेज दिया है। मतलब एक अच्छा बैकग्राउंड चाहिए। मेरा फोकस वापस अब उस पॉइंट पे सर दोबारा आएगा। मतलब बाय चांस अगर किसी बच्चे से वो ट्रेन छूट गई है तो क्या 1 साल उसके लिए पर्याप्त? अगली ट्रेन कहाँ है? बिल्कुल, तो 1 साल जैसे कुल मिला के बच्चे के दिमाग में सर कंसर्न ये है। जेई को हम लोग इस वाले पॉइंट पे हैंडल कर रहे हैं कि जेई की ट्रेन अगर किसी की 11th 12th में प्रिपरेशन की छूट गई है, तो क्या अभी वो 12th रिजल्ट के बाद यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल तक ले जा सकता है कि वो एक अच्छी आईआईटी को ड्रीम कर सके? प्लीज सर, इसमें मेन कंसर्न जो जेई के बच्चे के दिमाग में आता है वो यही आता है कि भाई 11th 12th में कोचिंग किया नहीं तो क्या लास्ट है, अब एक ही चांस बचता है, तो क्या ये पर्याप्त है, क्या समय पर्याप्त है क्या? तो इसमें मैं एक बहुत छोटा सा डेटा इसके अंदर दूंगा। जैसे मैंने 2009 में जब आईआईटी की पेपर को दिया था तो उस समय 6000 सीट्स थी और करीब 9.5 लाख बच्चे थे। अभी बच्चे बढ़ के 15 लाख हो गए, पर सीट्स अब आईआईटी में भी बढ़ के 18,000 हो चुकी है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं और 1 साल बिल्कुल पर्याप्त है। अगर आप ढंग से फोकस होकर एक सही जगह से सही सिस्टम को फॉलो करके कोचिंग करते हैं तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये मानना बिल्कुल गलत है कि जेई की प्रिपरेशन तभी की जा सकती है जब आप 11th से स्टार्ट करें। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 1 साल ही तैयारी करके इस परीक्षा को क्रैक कर लेते हैं। तो ये मन से बिल्कुल डर निकाल देना चाहिए बच्चों को। और जल्दी, बस एक ही चीज़ की कमी है बच्चों के पास जो ड्रॉप ईयर में होता है, वो है समय। उनको वो सारा कंटेंट जो 11th 12th का बच्चा 27 महीने में पढ़ता है, इनको 9 महीने के अंदर करना है वो सारा कंटेंट। तो बस इनको प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी चालू करनी चाहिए। मतलब ये तो 1/3 टाइम हो गया हर्षित सर, और 1/3 टाइम में करने के लिए मैं एक ऐसे पॉइंट पर आऊँगा, 1/3 टाइम में प्रिपेयर करना है। अगर जेई कोई पहले हैंडल कर लेते हैं, अगर 1/3 टाइम में ये प्रिपरेशन करनी है तो क्या चीज़ें चाहिए? चॉइसेस में आएगा स्टूडेंट के पास इमीडिएट कि मुझे क्या कोई कोचिंग करने की नीड है। अगर मैं सामान्य कई जगह ओपन सोसाइटी में जाऊं तो कई जगह जैसे वर्ड आता है ना, कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट, तो बहुत सारी ऐसी भी फीलिंग आती है कि अरे यार कोचिंग करे बिना हो जाए, तो जिन्होंने कोचिंग करे बगैर क्रैक कर दिया वो बहुत कम लोग हैं। और वो लोग भी आपको मेनली मिलेंगे यूपीएससी वगैरह के लेवल में। 10th 12th का बच्चे में सबसे पहला पॉइंट आता है अपने ट्रैक को मेंटेन करने का, डिसिप्लिन को मेंटेन करने का। 9 मंथ के अंदर अगर आपने अपना ट्रैक जरा भी डिविएट कर दिया तो ये प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है। मैं आपका व्यू लेना चाहूँगा दोनों जेई एक्सपर्ट का इस पर, ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर, कि बच्चे क्या चूज करें, जैसा कौन इसमें प्रिपेयर कर पाएगा बेटर? हर्षित सर ने जो चीज़ बोली है बहुत ही, मतलब बहुत सेंसिबल तरीके से और बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से प्रेजेंट किया कि जो टाइम है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम है। ऑलमोस्ट 7 महीने 8 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन है
तो एक तो सर रिग्रेस प्रिपरेशन चाहिए होगी। अब रिग्रेस प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि टाइम जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो सिस्टम है, जहां तक सर मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो टाइम का बैलेंसिंग है ना सर, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस होता है। कि जैसे सपोज मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन में मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं, तो मुझे ये पता नहीं चल पाता एग्जैक्टली कि इस टॉपिक को कितने टाइम में हमें कंपाइल करना है। मतलब जो, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइम, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस बड़ा है और आपको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपको एक गाइडेंस चाहिए होगा। और वो हमें, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको बच्चे की भाषा में छोटा करके बोल दूं सर। या बिल्कुल, बच्चा दिन में भी वीडियो देख रहा है, रात में भी वीडियो देख रहा है और सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस हुई तो नहीं। गया डिसिप्लिन। अब प्रैक्टिस हुई नहीं, अब बिना प्रैक्टिस के जेई जैसा एग्जाम, एडवांस जैसा एग्जाम तो कैसे ही निकलेगा, कोई चांस ही नहीं है। मतलब प्रैक्टिस के लिए टाइम बचा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। मतलब अपन सिलेबस कंप्लीशन का जो कंट्रोल है वो स्टूडेंट के हाथ में Yes. नहीं दे सकते, क्योंकि स्टूडेंट इतना मैच्योर नहीं होता है कि उसको समझ में आए कि सिलेबस किस पेस पे करना है। जो बच्चे ऑनलाइन देखते ये हैं बहुत generally, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पहले 2-3 महीनों में अगर वो कंट्रोल लॉस्ट हो गया तो आगे हाथ ही नहीं आएगा। बाद में पैनिक कर जाता है। स्टार्टिंग का जो कंटेंट है वो जो 1 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बच्चा उसको 3 महीने तक अगर एक्सटेंड कर देता है तो फ्रेंड में जाके पैनिक मोड में वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता। वेदर ऑफलाइन में क्या होता है कि टीचर स्टार्टिंग से पेस रेगुलेट करता है, तो बच्चा जो है उसको ढंग से कंप्लीट कर हम बच्चे के रेस्पॉन्स से देखते हैं सर क्लास में, बच्चा फिर बाद में क्या करता है, उसको हम सरेंडर बोलते हैं। बिल्कुल। सो सरेंडर इज नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तान ओनली, बिल्कुल। समटाइम्स वी आल्सो सी इन टर्म्स ऑफ सिलेबस। बिल्कुल। तो वो सिलेबस में भी दिखता है। फील गुड से बाहर निकलना पड़ेगा सर। हाँ, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी देखो सोशल मीडिया पे तो अभी 2 मिनट में कोई भी जीत सकता है, कोई भी स्टार बन सकता है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम पेपर में जीतने के लिए टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिना इन्वेस्टमेंट के जीत निकालना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी टाइम इन्वेस्टमेंट को हम जब नीट पर लाते हैं, इतने वर्षों से हम लोग इसको नीट में देख रहे हैं सर, नो डाउट 10th 12th अपने आप में हमने कहा ऑप्टिमम टाइम है, उसके बारे में एक बार फिर से वापस आकर बात करेंगे। लेकिन जो बच्चे इस समय 12th का एग्जाम देकर पास हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ गया है, अब मैं बच्चे की तरफ से सवाल करता हूं, सपोज किसी बच्चे के बोर्ड में, किसी बच्चे के तो 80% है, किसी के 85% है और किसी के 95% भी हैं, पर इन सारी कैटेगरी में वो बच्चे हैं जो कोई अच्छे कॉलेज को क्रैक नहीं कर पा रहे, जिन्होंने मेडिकल चूज किया था, लेकिन इस बार का पेपर ऐसा आ गया कि अभी वो नीट को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इन बच्चों को ड्रॉप लेकर, मतलब जिसको हम साधारण अच्छी भाषा में बोले तो टाइम इन्वेस्टमेंट करके प्रिपरेशन पर आना चाहिए कि नहीं? क्या बेनिफिट्स है और क्या मेथड्स है? सर इसमें मेरा जो पहला मानना है, और शायद मेरी इस बात से सारे बच्चे भी सहमत होंगे, कि सफलता मिलना या न मिलना ये सिर्फ एक टैलेंट पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि उस सफलता को पाने के लिए आपकी भूख कितनी है। बिल्कुल। यदि आपको सफलता पाने के लिए भूख यदि बहुत ही ज़्यादा है कि नहीं मुझे सफल होना ही है, तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 80% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं या 75% आ रहे हैं। तो डिपेंड यही करेगा कि आपको कितनी ज़्यादा भूख है। जितनी ज़्यादा भूख होगी उतना जल्दी सफल होगा। बिल्कुल। जो मैं कोचिंग वाले पॉइंट की बात कर रहा था सर, देखो कोचिंग का अल्टीमेट पर्पज ही यही है, हम क्लास में भी बोलते हैं, एक बहुत अच्छे बच्चे को जिसके ऑलरेडी 98% आ रहे हैं, 99% आ रहे हैं, वो खुद ही सेलेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ी बहुत मदद उसका रैंक सुधारने में कर सकते हैं। हमारी जो मेन जिम्मेदारी है वो एक एवरेज बच्चे को एक अच्छे मेडिकल कॉलेज या एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा दिया हमने, तो वही हमारी जिम्मेदारी है और वही हमारी जीत है। तो अगर जिस बच्चे के अभी चाहे 75% हो, 85% हो या 90% हो, कोई भी परसेंटेज है, तो क्या ये बच्चा पूरे विश्वास के साथ अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करके अगले साल के नीट को ड्रीम कर सकता है? और उसका पाथ क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी है? सर बिल्कुल ड्रीम क्यों नहीं कर सकता है बच्चा। जैसा अभी कहा कि सफल होने के लिए जितनी ज़्यादा भूख होगी उतनी ज़्यादा सफलता बहुत आसानी से ही मिलेगी। इसी से रिलेटेड किस तरह से करना है, क्योंकि जो लोग पैटर्न हम लोग यूज़ करते हैं, मैं एक कहानी सुनी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। शायद हो सकता है कहानी से किसकी कहानी है शायद सब लोग अपने आप ही समझ जाएंगे।
एक आदमी था, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया। उसने वो प्रोजेक्ट बताया कि ये 10 साल का प्रोजेक्ट है, और फिर उसने पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद में उसने ये तैयारी करी कि वो 10 साल का प्रोजेक्ट है, उसे 1 साल में कैसे पूरा किया जाए, और आज वो विश्व का सबसे सफल व्यक्ति है। अब आप लोग पहचान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन अब आप देखिए कि उसने 10 साल के प्रोजेक्ट बच्चे पहचान गए हो, 10 साल के प्रोजेक्ट को उसने 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया। अब इसी को हम यदि इस एग्जाम से बात करें, एक बच्चा जो 10th के बाद में 11th 12th में तैयारी कर रहा है, उसके पास 2 साल का समय है। हम लोग क्या करेंगे, जो 12th पास आउट बच्चा है, उसके लिए उसी प्रोजेक्ट को हम 1 साल के अंदर बना करके देंगे कि उस 1 साल के अंदर उस प्रोजेक्ट को कैसे कवर करें। बस हमें बच्चे से सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट है। पहला तो एक डिसिप्लिन चाहिए कि डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें, और दूसरा रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। बच्चों को जब बता दें, गाइडेंस का को फॉलो करें, गाइडेंस का फॉलो करना चाहिए, तभी सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज 12th पास आउट वाले जैसे ही 12th पास करते हैं, बच्चे थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि एक्चुअली हम बड़े हो गए, लेकिन जब पेरेंट्स या हमारी नज़रों से देखोगे तो तब यही लगेगा कि नहीं, अभी भी छोटे ही हो। नहीं इस रेजिस्टेंस वाली बात में एक पॉइंट मैं जोड़ूं, इसी से जुड़ेगा, वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। 1 मिनट की रील में ज्ञान प्राप्त करके सारी दुनिया को जान लेने की जो बुद्धि विकसित हुई है पिछले कुछ वर्षों में, उसने माइंड का टेम्परामेंट ऐसा कर दिया है कि शायद हर चीज 1 मिनट में पक जाएगी, बट एवरीथिंग इन लाइफ इज नॉट मैगी। सर्टेन थिंग्स आर नीट एंड जेई वी कॉल देम। मतलब उनकी जो प्रिपरेशन है, उनका लेवल अलग है। इमोशनल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। मिनट में स्क्रॉल करके कोई तैयारी होने वाली नहीं है। टाइम पीरियड दिया है जिस चीज का, उसको उतने टाइम पीरियड के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर तैयारी होगी, तभी नंबर आएगा। नहीं, मेकिंग प्रोसेस है सर। और मतलब अच्छा, एक चीज और है सर इस पॉइंट पे कि जैसे हम बोलते हैं ना कि 12th के बाद जो है टाइम कम है, लेकिन सर एक चीज ये भी है, मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है अपनी टीचिंग कैरियर में कि जब बच्चा 10th से 11th में आता है और जब बच्चा 12th के बाद आता है, आप उसको सेम चीज जब पढ़ाते हो ना सर, तो कहीं ना कहीं बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि वो चीज जो हम पढ़ाते हैं, और अगर सिस्टमैटिक पढ़ा दिए तो मतलब है कि जो चीज वहां पे हमारी 12 लेक्चर में कंप्लीट हो रही है, वो यहाँ पे 6 to 7 लेक्चर में कंप्लीट होगी। बच्चा पकड़ लेता है, बिल्कुल पकड़ लेता है, कैच करता है सर। जैसे मैं बेसिकली एक कॉमन बात बताता हूँ, जैसे ऑर्बिटल ही है सर। ऑर्बिटल की बात करते हैं, अब अगर हम 11th स्टैंडर्ड के बच्चे से पहली बार ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल नया होता है। हम उस वहां पे क्वांटम नंबर और श्रोडिंगर इक्वेशन की बात नहीं कर सकते, लेकिन 12 पास होकर जो बच्चा आता है ना, तो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्वांटम नंबर के साथ बहुत आसानी से रिलेट हो जाता है और वो समझ भी पाता है। तो ऐसा नहीं है कि सर ये 7 महीने का जो टाइम है ये कम है, नहीं सर, क्योंकि स्पीड भी उसी तरह से मेंटेन होती है। बस बात वही है सर कि बच्चा अपना टाइम खराब ना करे। वो जो ऑनलाइन वाली बात आई कि सर ने बोला कि बच्चे के हाथ में ग्रिप नहीं देनी है, कि वो डिसाइड करे कि सिलेबस किस तरह से कंपाइल करना, वो टीचर के हाथ में और सिस्टमैटिक होना चाहिए सर। इस पूरे पार्ट के अंदर ये कि सर सिस्टम को ही पता है कि स्टार्ट कब करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिस्टम को ही पता है कि उस सिलेबस को कंप्लीट कब करना है। सिस्टम को के जो दोनों पार्ट हैं, फटाफट कुछ मिनट में हम दोनों बातें क्लियर करेंगे। चाहे तो 11th 12th का 2 ईयर का प्रोग्राम हो नीट या जेई तैयार करने के लिए, या 1 ईयर प्रोग्राम हो 12th पास के लिए, क्या इनके एडमिशन्स किस समय हैं, बच्चा क्या सोच सकता है और कैसे प्रिपेयर कर सकता है इन चीज़ों को लेकर। तो सर अगर कोई बच्चा इस समय 12th पास कर चुका है तो उसका किन बैचेज में एडमिशन होता है, क्या उसकी प्रिपरेशन रहती है, कब वो बैचेज खत्म होते हैं, और वो कितनी प्रैक्टिस करके नीट 2026 के लिए अपने आप को तैयार करेगा। सर बैचेज अभी ऑलमोस्ट चालू हो ही रहे हैं, हर वीक चालू होते हैं सारे बैचेज ही। और बच्चे के लिए यही सजेशन है कि यदि प्रिपरेशन करनी ही है तो जितना जल्दी स्टार्ट करेगा उसके लिए टाइम ड्यूरेशन उतना ज़्यादा मिल पाएगा, क्योंकि वापस वही कि जल्दी स्टार्ट करेगा तो उधर फिनिश भी जल्दी होगा। पेपर के हमने लेवल की बात करी, तो जितने लेवल का पेपर होगा उसको फिर वहाँ उतनी प्रैक्टिस तो चाहिए सर। प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। और बैचेस की बात करें तो अभी जैसे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और ये ख़त्म होते हैं सारे 30 जनवरी के आसपास तक सारे सिलेबस वाइंड अप हो जाता है। अब आप देखिए कि जो अभी के बैचेज है, अभी जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं, इस मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, और अप्रॉक्सीमेटली 30 जनवरी के आसपास तक ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे जैसे डिले होता जाता है, 10 दिन ज़्यादा लगता है, फिर 15 दिन ज़्यादा लगता है, इस तरह का समय लगता है।
अभी हम आज की डेट की बात करें, यदि 30 जनवरी तक भी हम सिलेबस खत्म करते हैं तो बच्चे के पास में फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का सफिशिएंट 90 डेज सफिशिएंट होते हैं पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब बच्चा यदि चाहता है तो रोज एक फुल सिलेबस टेस्ट भी दे दें तो 90 फुल सिलेबस टेस्ट दे सकता है। और उसके बाद में जो फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर नीट का एग्जाम है, उसके लिए वो कभी नहीं लगेगा कि मैं नया कोई एग्जाम दे। वो जो 3 मंथ है, क्या हम बच्चे को जनवरी में सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद छोड़ देंगे या कुछ और एक्टिविटी चलेगी? नहीं, बच्चे को तो नीट एग्जाम दिलवा करके सेंटर पर ले करके जाएंगे, वहाँ एग्जाम दिलवाने के बाद में वहाँ छोड़ेंगे। और वहाँ पर भी क्या छोड़ना है, जब तक कि वो काउंसलिंग खत्म नहीं होगी तब तक नहीं छोड़ेंगे। सपोर्ट एज ए पेरेंट्स आप मान के चलें कि भाई हम उसे एज ए पेरेंट्स, छोटे भाई बहन किसी भी तरह का हाथ पकड़ के तब तक रखेंगे उसका जब तक कि वो अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म हो गया तो अब आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस बनाना, उसके बारे में बच्चे से बात करना, क्या क्या आगे करना है उसकी गाइडेंस देना। नीट एग्जाम से पहले हम लोग प्री नीट का एग्जाम यहाँ कराते हैं कि कहीं बच्चा एग्जाम देने जा रहा है मल्टीपल टाइम्स है उसके अंदर कि यही पैटर्न सर अर्चित सर जेई के लिए क्या रहेगा? सर जेई में हमारी कोशिश ये रहती है, क्योंकि जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है जेई मेन का, तो मैक्सिमम कोशिश ये रहती है कि जितना भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो पूरा अपन दिसंबर तक कंप्लीट कर लें, ताकि जेई में पहले करना पड़ेगा क्योंकि अटेम्प्ट जनवरी में आएंगे। और कोशिश ये रहती है कि जेई मेन में ही बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा परसेंटाइल ला सकता है ले आए, क्योंकि जेई मेन में 2 अटेम्प्ट होते हैं, उसका बेस्ट देखा जाता है। तो कोशिश ये रहती है कि जनवरी में वो अच्छी परसेंटाइल ले आए। उसका कारण ये रहता है फिर आगे के जो 4.5 महीने रहते हैं जेई एडवांस के लिए, उसमें फिर मेन गेम रहता है प्रैक्टिस का, क्योंकि जेई मेन और जेई एडवांस की थ्योरी में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, जो अंतर है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्वेश्चन के लेवल का है। तो फिर अपन जो फिर फरवरी और मार्च का जो महीना रहता है इसके अंदर अपन मेन और एडवांस पैटर्न दोनों के टेस्ट करवाते हैं, ताकि जो अप्रैल का जेई मेन अटेम्प्ट है सेकंड अटेम्प्ट उसमें भी वो बहुत अच्छा कर पाए। एंड फिर लास्ट में जैसे इस बार भी जो हुआ था, जैसे अपना जो इस बार 8 अप्रैल को जैसे बच्चों का जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट खत्म हो गया था, तो अप्रैल और मई के अंदर हमने 24 फुल सिलेबस पेपर बच्चों के करवाए हैं एडवांस पैटर्न के, ताकि बच्चा इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर ले कि उसको कभी ये लगे नहीं कि एडवांस कुछ बचेगा नहीं। हाँ नहीं, और सर टाइम तो चाहिए होगा सर एडवांस के लिए, मतलब टाइम तो चाहिए सर। मतलब ज्यादा अच्छा यही है कि बच्चा मेंस जनवरी अटेम्प्ट वाला ही अच्छा कर ले और उसके बाद वो पूरा टाइम डिवोट करे एडवांस के लिए। डेफिनेटली। और सर मैं ये कहूँगा कि अगर लिटरली अगर जेई की प्रिपरेशन करनी है तो ये आज से ही स्टार्ट हो, मतलब 12 का जो भी लोग 12 के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, मतलब ऑलरेडी डिले हो चुका है और ये बिल्कुल सही टाइम है सर। मतलब अब इसमें डिले नहीं, इससे और ज्यादा डिले की चॉइस तो नहीं है। यस, वरना सर वो फील गुड वाला फैक्टर जो मैंने बोला, आपको फील अच्छा होगा कि आपको समझ में सब आ रहा है सर, एग्जाम स्पीड और एक्यूरेसी का है सर। और इस पूरे में इस वीडियो को हमारे जितने भी पुराने बच्चे हैं वो भी देख रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो हो सकता है हमारे सिस्टम से कनेक्टेड ना हो। बिल्कुल। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये ठीक है हम आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन जो भी पुराना बच्चा जो हमसे पढ़ा हुआ है तो एक बार आप उससे बात करके देखिएगा कि हमने या हमारे टीचर ने कहीं पर भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ा है, वो चाहे डे 1 हो या फिर लास्ट डे एग्ज़ाम का दिन हो। हम हर रोज़ एक एज ए मेंटर, एज ए पेरेंट्स हमेशा उसके साथ रहें और उसके बच्चे के दिमाग में हमेशा बैक साइड दिमाग के अंदर हमेशा ये चला है कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई परेशानी है तो मेरे टीचर साथ में है, मेरे क्लास टीचर हैं, मेरे मेंटर हमेशा साथ में, कि कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूँ ना करूँ, लेकिन मैं अपने टीचर को जरूर इन्फॉर्म करूँ। बिल्कुल, कंप्लीट केयर वाला एटीट्यूड। बिल्कुल। एक पॉइंट सर हम लोगों ने लिया था वो, लेकिन थोड़ा आधा डिस्कस हुआ, वो था ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी वाला। तो उसमें मैं अपना पॉइंट देता हूँ, फिर आप लोग प्लीज ऐड कीजिएगा। जी सर। ऑनलाइन में मैंने जो पॉइंट्स इवन बच्चों से कलेक्ट किए, बच्चे क्या कहते हैं, अच्छे बच्चों से, बच्चे कहते हैं सर ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो ठीक है, मैं कहीं अटक गया वो मेरे को हेल्प कर सकता है, पर कंप्लीट प्रिपरेशन एक 11th-12th के बच्चे के लिए या इवन 12th पास बच्चे के लिए, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन जेई की या कंप्लीट प्रिपरेशन नीट की, ये बहुत डिफिकल्ट काम है, जिसमें एक तो हमने बात की डिसिप्लिन की, उसी डिसिप्लिन से जुड़ता है। सपोज हमारे किसी ऑनलाइन बैच में या किसी भी सिस्टम के ऑनलाइन बैच में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब कहाँ तो सामने क्लास में बैठे हुए 80-90 बच्चों का बैच और कहाँ हजारों बच्चों की क्लास।
उसमें कौन देखने वाला है बच्चे को कि कौन आया कौन नहीं आया, किसने रेगुलर क्लास अटेंड की किसने नहीं की। अब क्या ऐसी परिस्थिति से तैयारी हो जाएगी क्या? नहीं, डेफिनेटली वो तो मन बहलाने वाली बात हो गई सर। सर आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट बोला है, और इसके अंदर जैसे बच्चा कई बार ऐसा सोचता है कि मुझे अच्छा टीचर मिल जाए और मैं मेहनत करने वाला हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें होती है जो मैटर करती है। जैसे आप कि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, आप नोट्स प्रॉपर बनाते हैं नहीं बनाते हैं, आप होमवर्क कैसे कर रहे हैं, इसको कोई चेक करने वाला चाहिए, आपकी टेस्टिंग टाइम होनी चाहिए, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर टेस्ट आप जब आपने दिया तो उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस रहता है, आप क्या गलतियां कर रहे हैं ये देखने वाला कोई बताने होना वाला भी तो चाहिए। कोई Exactly. आपके डाउट डिस्कशन बिना एनालिसिस किए तो सब हवा में चल रहा है। तो सीरियस एग्जाम नीड सीरियस प्रिपरेशन, तो उसके लिए आपको पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए जो एक रेगुलर इंस्टीट्यूट में आपको मिल पाता है, और उसके बाद फिर आप ढंग से जो है तैयारी कर पाते हैं, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहते हैं, हमेशा क्लैरिटी ऑफ माइंड रहता है। तो उसके लिए वो ये चीज़ ऑफलाइन के अंदर बहुत इजीली बच्चे को एक्सेसिबल रहती है अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर। नहीं, डेफिनेटली सर, स्पीड और एक्यूरेसी दो बातें हैं सर। मतलब एक चीज़ है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमसे हो जा रहा है, नॉलेज बहुत है, बट सवाल ये नहीं है ना सर कि नॉलेज बहुत है या कोई टॉपिक आपको एक बहुत ज़्यादा समय में समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। आप 5 मिनट के टॉपिक को 30 मिनट में पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, कोई भी समझा देगा। सर पॉइंट वो है कि क्वेश्चन तो 3 मिनट में लगाने हैं सर, और ये स्किल डेवलप तभी होगी सर। और अगर 3 मिनट में आप नहीं लगा पा रहे सर, जैसे मैं पर्टिकुलर जेई मेंस की ही बात करता हूँ, तो आपको पता है कि मतलब मिनिमम 200 स्कोर करना है ना। अगर आपको अच्छा 99 परसेंटाइल लाना है तो 200 तो स्कोर करना है ना सर। अब अगर 200 स्कोर करना है तो आप एक फ्रेम है 50 क्वेश्चन तो आपको लगाने, और 50 क्वेश्चंस लगाने के लिए वो स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। और सर ये 50 क्वेश्चन मतलब, और ऐसा भी होता है कि पेपर डिजाइन भी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस लेंथी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि जेईई मेंस में सारे क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। तो वो, और आप एरर जो कर रहे हो वो कैसे आप पास कर सकते हो। सीधी सी बात है, परसेंटाइल हायर लेवल में आने के लिए लेवल बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल। और अब यहीं पर सर Once you cross 240 लेवल फर्दर इंक्रीज, बिल्कुल क्रॉसिंग 260 मतलब इसके ऊपर तो फिर तो चढ़ाई स्टीपर हो जाएगी एकदम। और वो जो एरर एनालिसिस है जो सर ने बोला कि आपको बताने वाला चाहिए सर, आपके साथ होना चाहिए, आपके साथ हर समय लोग होने चाहिए जो आपके साथ लगे हों। तो मुझे नहीं लगता है कि सर, और इस पॉइंट में सर ये जो बताने वाली बात है ना सर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर क्या है मैं बताऊं। इस वाले पॉइंट में मैं जाना चाहूंगा हिंदी मीडियम में। बिल्कुल सर। उनकी समस्या और बड़ी है। उनके पास मेजोरिटी बच्चा हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, बहुत साधारण स्कूल से आया है, कोई लगभग उसके पास गाइडेंस नहीं है। उस बच्चे का पहला कदम बताओ उसको क्या करना चाहिए। सर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं मेनली सबसे पहले तो इनको एक चीज़ है जो है वो आत्मविश्वास, अपना आत्मविश्वास बिल्कुल भरपूर रखना चाहिए, और इस बात को मानना चाहिए। काफ़ी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के सेलेक्ट होते हैं, और इनकी जो मैंने अपने टीचिंग करियर में देखा है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों में अगर आप तुलना करेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चों को नॉलेज बहुत होती है, पर वो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर कि भाई आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे के पास एक्स्ट्रा होता है जो आपके पास नहीं है। नॉलेज ही रिक्वायर्ड है, और पेपर हिंदी में होता है, और इसकी तैयारी भी पूरी हिंदी में होती है। उधर पेपर में खाली गोला लगा के आना है, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप कितने बड़े इंग्लिश के ज्ञाता है। गोला ठीक लगा होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। आप कितने स्टाइल में हैं, कितने आप ज्यादा एक्सप्रेसिव स्टाइलिश नजर आ रहे हैं, एक्सप्रेसिव है, तो कुछ नहीं होना है इस चीज से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सारी क्वालिटीज है पर वो एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो आपके सामने 2 मिनट बैठ के ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, बट दे करेक्टली हिट ऑल द क्वेश्चंस एंड किल इट। मीन्स सक्सेस होना तो छोड़ो, वो एग्जाम की बैंड बजा देते हैं। सर आपको याद हो तो लास्ट ईयर सर, मतलब हम अपना जो टॉपर था, अगर आपको याद हो सर, तो वो हिंदी मीडियम बैच का स्टूडेंट था। एक चीज़ है सर, मतलब हिंदी मीडियम बैच में एक तो उनके पास सेल्फ मोटिवेशन बहुत होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया सर, कि अगर वो उसने ठान लिया है कि मुझे ये करना है तो आपको उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा होता है। सर देखो, मैं इसको अगेन अलग एंगल से लूंगा सर। वो खाली सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन से बचा हुआ है। yes, sir. उसने ये मान लिया है मेरे लिए ना दुनिया में इस एग्जाम के सिवा कुछ और नहीं है। yes, sir. और अंग्रेजी मीडियम वाले के पास बहुत कुछ है। और दूसरा पॉइंट जो होता है हिंदी मीडियम बच्चे को, जैसे विकास ने स्टार्टिंग में कहा था, रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस शो करते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे।
बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ वैसे बोलना नहीं चाहिए, एक शब्द उनकी डिक्शनरी में कभी होता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में चले गए। हाँ वो कभी नहीं है, क्योंकि वो हाँ। ठुक पीट करके बड़े हुए हैं, तो इस तरह का शब्द उनके डिक्शनरी में कभी रहता ही नहीं है। बिल्कुल और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ में मतलब इन जनरल कई बार बात करते हैं तो इस तरह का बताते हैं कि सर हमारे स्कूल में ये टीचर नहीं थे इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो अब ये चीज़ ध्यान रखें कि आप लोग इस तरह का रोना नहीं रोना है कि ये नहीं था इसलिए ये नहीं कर पाया। आज की डेट में तो आपको आपके पेरेंट्स और हम लोग सारी सुविधाएं दे ही रहे हैं, आज क्यों नहीं लग के करते हो? बिल्कुल। आज लग के करोगे तो जो भी सफलता की हम बात कर रहे हैं तो वो तो बहुत सारी आसानी से मिलेगी आपको, क्यों नहीं मिलेगी उसकी? अच्छा, यहाँ से ना मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आया है, उसको मैंने अभी दूसरी जगह कनेक्ट किया था, बस ऐसे हिंदी मीडियम की बात करते करते आया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे का जो सोशल कनेक्ट है, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या और दूसरे फैक्टर से हो, वो थोड़ा सीमित है और शायद ये उसकी मदद करता है, क्योंकि जितना वो कम डिस्ट्रैक्ट होगा वो उतना फोकस हो पाएगा। मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा ज्यादा फोकस्ड है, हमने ऐसा ऑब्जर्व हाँ, किया है। वो ओबीडियंट, हाँ, डिसिप्लिन और वो Hard जो work. मोटिवेशन डिस्ट्रैक्शन से बचा और हुआ। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम वालों की कोई गलती निकाल रहे ये बात नहीं है हैं, सर। लेकिन जो हमारे प्यारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और थोड़ी डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आए हुए हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि हम उनको बूस्टअप कर सकें, हम उनको ये बता सकें कि वो पूर्ण आत्मविश्वास से आगे बढ़े और रत्ती भर किसी चीज की कमी उनके अंदर नहीं है। बस वही आएगा आपका पॉइंट की टाइम, सही डिसीजन। वो जो टाइम लिमिटेड है ना, वो तो ध्यान देना पड़ेगा सर। मतलब वही पॉइंट है कि अगर जो आप हिंदी मीडियम के लिए बोल रहे हैं कि भाई सही टाइम पे सही तैयारी शुरू कर दो, अगर आपका टारगेट ये है, आपका लक्ष्य ये है, आपने डिले किया तो लक्ष्य भी डिले होगा। मतलब वो 12 का रिजल्ट आया है तो उसके बाद क्या तुरंत एक्शन लेना है, मतलब जिस पॉइंट पे चर्चा हो रही थी सर कि बिल्कुल। क्या मतलब करना है, मतलब वही बात है कि वो एक्शन लेने में से ही बात आती है कि नो डाउट करियर तो दोनों ही बच्चों का है, इंग्लिश मीडियम वालों का भी, हिंदी मीडियम वालों का भी। पर जैसे हमने कहा, एक डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड एक इशू हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आकाश में स्पेशल स्कॉलरशिप भी है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, एडिशनल स्कॉलरशिप भी है और उसका ध्यान रखा गया है ताकि उनको अगर कोई डिसएडवांटेज उनके पास अभी तक रही है, किसी भी चीज़ को लेकर कोई बंधन है, कुछ आर्थिक बाध्यताएं हैं, तो उनको पार कर सके वो ये बच्चे, और उसमें सिस्टम उनको हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है। 2 ईयर वाले कोर्स पर सर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें, क्या क्या पॉइंट्स हैं 2 ईयर में एडमिशन के, क्या बेनिफिट्स हैं, और जिन बच्चों ने अगर अभी 10th पास कर लिया है, अगर अभी तक उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया है कि उन्हें किधर जाना है, जेई की तरफ जाना है या मेडिकल की तरफ जाना है, तो क्या हम इसमें उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल सर। जैसे आकाश के जितने भी ब्रांचेज हैं, हम लोग यहाँ पर एक JND टेस्ट कराते हैं। राजस्थान में राजस्थान की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनमें हम एक टेस्ट कराते हैं JND टेस्ट के नाम से, जेई नीट डिफरेंशिएटर। यदि किसी भी पेरेंट्स को या बच्चे को ये लगता है कि मुझे मेडिकल की तरफ या जेई का करियर चूज करना है, तो एक बार राजस्थान की किसी भी ब्रांच पर जा करके JND एक बार टेस्ट दे दें। उससे आज की डेट में बच्चे का इंक्लिनेशन किस तरफ है, फिर से ध्यान रखें, आज की डेट में बच्चे का इंक्लिनेशन किस तरफ है वो डिफरेंशिएट होकर मतलब के आ जाएगा। टेस्ट में ऐसा क्वेश्चनेयर है, ऐसे क्वेश्चंस का सेट है जी। जो ये चेक करने में हेल्प करता है कि अभी वर्तमान में बच्चा मेंटली किधर इंक्लाइंड है, Inclined। क्या उसके लिए अभी कंडीशन में बेटर है, बच्चा क्या सोच रहा है, बिल्कुल सर। अगर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें एक चीज बच्चों बिल्कुल ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो कि इसमें बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के सवाल होते हैं, उसके बेसिस ना, पे डिसाइड नहीं होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, हाँ। काफी साइंटिफिक क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, और उसके बेसिस पे आपको कई बार तो पेपर देते समय आपको हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये सवाल से कैसे डिसाइड होगा कि मैं मेडिकल ले रहा हूँ या इंजीनियरिंग ले रहा हूँ, पर वो हो जाएगा। आप बस विश्वास के साथ उस पेपर को देना। पेपर के क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि आपके जो अंतर मन है उसको पढ़ करके आप लोग आंसर दे रहे हैं, तभी तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि बच्चे का इंक्लिनेशन किस तरफ। अब यहाँ से डिवाइड होकर लाइन इनफैक्ट 4 तरफ गई, मेडिकल, बिल्कुल engineering, even then as we talked in starting, commerce and humanities. मेडिकल इंजीनियरिंग के यदि 2 ईयर कोर्स में बच्चे को एडमिशन लेना है तो
जिन लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड करने के लिए वो जीएनडी टेस्ट का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। और जितना जल्दी अभी स्टार्ट करेंगे वो बेटर है। मतलब टाइम वेस्ट करने का तो अब कोई, आई थिंक कोई, जिनको भी स्टार्ट करना है तो अब तो 10th का रिजल्ट भी आ गया, बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट तो डिसीजन ले भी चुके हैं। बिल्कुल। और अब जब 10th का रिजल्ट आ गया है, अब तो आपको डिसीजन लेना ही है कि मेडिकल की तरफ जाना है। हाँ, मतलब अब तो अपन एकदम फाइनल पॉइंट पे खड़े हुए हैं। फाइनल पॉइंट के ऊपर है, मतलब हो सकता है आपको आज या कल के अंदर ही डिसाइड करना है ये बिल्कुल कि बिल्कुल हमें किस तरफ जाना है। हाँ, वही टाइम जो लिमिट है वो तुरंत ही डिसाइड करना भी पड़ेगा सर, क्योंकि पॉइंट वही है जो हम लोग इतनी देर और ये सबसे अच्छा मौका है। यू प्रिपेयर योर बेस्ट इन 11th and 12th and go for hitting your target along with your examination of 12th board। मतलब जो पेपर होंगे, जो हमारी प्रिपरेशन होगी, वो केवल ऑब्जेक्टिव की नहीं है। प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों की है, और ये बच्चे को फुल्ली प्रिपेयर करेगी उसके 12th बोर्ड के लिए भी और उसके जेई और नीट के लिए भी, दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे। और देखो, नीट में तो इम्पोर्टेंस है ही। आई थिंक सर, जैसा मुझे फील होता है, आप लोग और बेटर बताइए, जेई के लिए तो 11th 12th की प्रिपरेशन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर सबसे पहले जो भी बच्चा 11th या 12th की प्रिपरेशन करता है, तो उसके अगर वो जेई की प्रिपरेशन करे तो उसके पक्का उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो ले ही रखी है। अब अगर पूरे भारत में देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जब भी बच्चा प्रिपेयर करता है, 3 एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, बोर्ड एग्जाम्स, जेई मेन और जेई एडवांस। अब अगर प्रिपरेशन इस तरह से अलाइन कर दी जाए कि उसके एक ही प्रिपरेशन से तीनों एग्जाम्स क्रैक हो जाते हैं, तो फिर वो तीनों में ही बहुत अच्छा करता है। और बोर्ड में तो बिल्कुल अच्छा करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर का लेवल वो पढ़ रहा है तो बोर्ड एग्जाम्स उसके लिए क्रैक करना इतना टफ जो है वो नहीं हो। और इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, बाकी जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैनेज हो जाते हैं। जैसे उसके जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनका इतना लोड नहीं रहता, जितना एक्सटेंसिव सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का रहता है, बाकी सब्जेक्ट्स का इतना एक्सटेंसिव सिलेबस नहीं रहता और वो इजीली मैनेज हो जाता है। और इसका एडवांटेज उसको मिलता है, सपोज बेस्ट के सिनेरियो तो ये है कि भाई 12th के साथ ही बच्चा सेलेक्ट हो गया, तो एक बहुत प्रेशियस ईयर बचता है उसका। पर अगर बाय चांस नहीं हुआ तो 12th के बाद जब वो स्टार्ट करता है तो उसके पास एक बहुत, जैसे विकास सर ने कहा था, बहुत अच्छा बेस रहता है, और उसी के ऊपर अगर बिल्ड करेगा तो बहुत अच्छे चांस है कि बहुत अच्छे रैंक से सेलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ये बात जो सर ने बोली कि बेस जो स्ट्रांग है ना सर, होता है बच्चे का। भाई अगर बच्चे ने मैथ लिया 10th के बाद, सपोज अगर मैं 10th या तो अभी सफल हो जाएगा, 10th के बाद उसने अगर मैथ लिया तो सर कुछ सोच के उसने मैथ्स चूज किया होता है, कि अल्टीमेटली उसके दिमाग में ये चलता है कि ज्यादातर कोर्सेज जो हैं वो उसको टेक्निकल बैकग्राउंड में ही ले जाते हैं। और बात यह है कि सर आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में जाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप, हो सकता है कि उसने एनडीए के बारे में सोचा हो सर, मैथ्स लेने का एक और पार्ट होता है कि उसने एनडीए के बारे में सोचा हो, या हो सकता है कि उसने आइजर के बारे में सोचा हो कि मुझे रिसर्च में जाना है, या उसने डिफरेंट और भी बहुत सारे, या उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचा हो, डेटा साइंस के बारे में सोचा हो। तो मैथ लेने के पीछे इस एज में बच्चे का थॉट प्रोसेस सर यही चलता है। और बात यह है कि सर इन सारी चीजों के लिए एक तो आपका कि जो बेस है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और रास्ता जो है, और अब जैसे एक कॉमन लोगों का क्वेश्चन आता है ना कि सर आईटी ही क्यों या जेई क्यों, एक मैं उस पॉइंट पे आता हूं सर। तो बात यह है कि ये सारी चीजों के लिए जो आईटी के साथ प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं और वहाँ के जो कोर्सेज हैं, तो हमें वहाँ से बहुत अच्छा रास्ता मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे मैथ ले रहे हैं तो उसके पीछे का जो मेन रीजन है कि फाउंडेशन स्ट्रांग हो, हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाए। हो सकता है कि आपका टारगेट आईटी ना हो, आइसर हो, लेकिन प्रिपरेशन तो सर वही चाहिए ना, जर्नी आपको वही चाहिए होगी और उसी लेवल की प्रिपरेशन चाहिए होगी। सो बात यही है सर कि फाउंडेशन स्ट्रांग तभी होगा जब प्रिपरेशन सॉलिड हो, वो चाहे मैथ्स हो या वो सर मेडिकल स्ट्रीम में बच्चा जाना चाहता हो। तो स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए अर्ली स्टार्ट और अभी स्टार्टिंग सर। मतलब सोने को गर्म करके आप हार बनाओ, अंगूठी बनाओ, हाँ। जो बना लेना, भट्टी में से तो निकलना ही पड़ेगा, बिल्कुल यहीं से जाना तपना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता यहीं से जाना नहीं है। तपना तो पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। थोड़ा सा चेंज करते हैं सर। मतलब आप सोचो ना सर कि अभी यूपीएससी है सर, मतलब एक कॉमन बात कर रहा हूँ, आपने भी देखा ही है सर। तो अभी यूपीएससी की बात करें सर, तो आप देख रहे हैं कि सर किस तरह से आईटीएंस वहां पहुंच रहे हैं। मतलब इधर से करने के बाद, बिल्कुल, इस वाले पॉइंट को बहुत ही बढ़िया लिया है आपने, मैं आगे कनेक्ट करूंगा, आप बोलिए पहले। मतलब वहां पहुंच रहे हैं सर, तो इसका मतलब है कि उनका फाउंडेशन कहां से स्टार्ट हुआ होगा सर। और डेफिनेटली सर अब तो एमबीबीएस वाले भी उधरी शिफ्ट कर रहे हैं। जो लोग ह्यूमैनिटीज से भी आगे जाकर यूपीएससी देते हैं,
उनका भी मेजोरिटी का बैकग्राउंड ग्रेजुएशन का साइंस का है, बिल्कुल means they opted science in 12th in graduation and then they shifted to humanities as far as the subject selection is concerned. Yes. मतलब बच्चे का अगर बहुत अर्ली स्टेज में हमने साइंस का टेम्परामेंट छीन लिया, ये मेरा एक प्रकार से व्यक्तिगत विचार है, बाकी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कुछ भी उचित समझ सकते हैं, लेकिन बच्चे का बहुत अर्ली स्टेज में साइंस छीनना उचित नहीं है। एटलीस्ट बच्चा 12th तक फुल्ली साइंस को पढ़े, इवन आगे ग्रेजुएशन भी उसकी यदि चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हो या मेडिकल बैकग्राउंड की हो, अगर उसकी साइंस बैकग्राउंड की है तो उसके सफल होने के चांसेस लाइफ में मच बेटर है। ह्यूमैनिटीज से आगे सफल होने के लिए क्या क्या मेन ऑप्शंस बचते हैं, जैसा सर ने मेंशन किया, एक यूपीएससी का ऑप्शन है, सिविल सर्विसेज का ऑप्शन है। लेकिन सर अगर हम सिविल सर्विसेज की नंबर ऑफ सीट्स को मेडिकल और जेई से काउंट करेंगे तो कुछ भी नहीं है सर। हाँ, बिल्कुल। मेडिकल और जेई में तो नंबर ऑफ सीट्स उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, लाखों सीट्स है एमबीबीएस करने के लिए, उधर तो कुछ हजार सीट्स हैं सिविल सर्विसेज में। तो 1000 सीट्स में फाइट करना और लाखों सीट्स में फाइट करना, ये तो बहुत डिफरेंट है। नहीं, मैंने एक पॉइंट मैंने ये लिया कि जब हम यहाँ से हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है, हाँ। हमने मैथ्स बैकग्राउंड ले लिया सर, अब ये जरूरी नहीं है कि हम आईटी कॉलेज में ही पहुंचे। मतलब आप पॉइंट समझिए, भाई बच्चा आईएसआर करना चाहता है, उसको रिसर्च में जाना है, लेकिन उसको फाउंडेशन तो स्ट्रांग करना ही पड़ेगा ना सर। उसको इंटरनेशनल ओलंपियाड क्वालिफाई करना, उसको अगर एमआईटी में जाना है, देखिए इस लेवल पे जब बच्चा 10th में होता है ना, उसके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं सर, बहुत सारी चीजें चल रही होती है, और अगर उसको सही डायरेक्शन नहीं मिला, सही प्रिपरेशन नहीं मिली, तो सर वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो सकता। तो बात वही है कि जर्नी बिल्कुल सही होनी चाहिए, प्रिपरेशन का लेवल उतना ही एडवांस होना चाहिए, और कंपटीशन का लेवल आपने बोला कि सर ने बोला कि अगर हम स्पेशली बात करें तो किस तरह से बढ़ रहा है और हम अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमने सोचा है, तो उसको सही जर्नी सही डायरेक्शन देना ही पड़ेगा। एक्चुअली जो कंपटीशन का फ्लेवर होता है, ये साइंस एग्जाम्स उसको पहले ही दे देते हैं। अब जो यूपीएससी Exactly, दे रहा है वो ऑलरेडी हाँ, जाकर भी जो कंपटीशन में आता है बिल्कुल। उसमें भी तो ये साइंस आती है ना, हाँ। वो एप्टीट्यूड कहाँ से आएगा? जो इनका प्री होता है उसके अंदर डेफिनेटली चेक होती है, मेंटल एप्टीट्यूड तो चेक होता ही है, और साइंस सब्जेक्ट्स मेंटल एप्टीट्यूड एनहेंस करते हैं और बच्चे वो को लगातार मेंटेन करते हैं, नहीं तो अचानक ह्यूमैनिटीज से आया हुआ बच्चा, उसके लिए मतलब कितना दबाव होगा प्रिपरेशन का उस पर। डेफिनेटली, और क्या सर, बिल्कुल। हम लोगों ने मेजोरिटी क्वेश्चंस इन सारे एंगल से लिए हैं, और आई होप हमारा ये डिस्कशन बच्चों की, पेरेंट्स की मदद कर पाएगा। फिर भी इससे अलग कुछ क्वेश्चंस आपके पास बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डाल दें, क्वेश्चंस को हम रिप्लाई भी करेंगे और उन पर एडिशनल वीडियो भी लेकर हम लोग आ जाएंगे। आवर मेन टारगेट हियर इज टू गाइड ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, देयर पेरेंट्स, ताकि हम आपकी जो भी नीड है इस गाइडेंस से रिलेटेड कि हमें क्या करना है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को क्या कराना है, बच्चे आगे क्या चॉइस लें, इस चीज़ में जो भी गाइडेंस की नीड है आप हमें बताएं और हम उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको ये भी बिल्कुल सजेस्ट करेंगे हम कि अगर आपके जो आप जिस शहर में रह रहे हैं, अगर आकाश की वहाँ ब्रांच है, तो आप सेंटर विजिट करके भी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं बच्चे की, और बच्चे को भी लेके आए बिल्कुल। तो ज़्यादा बेटर इफेक्टिव काउंसलिंग हो पाएगी, और बहुत ज़्यादा चांस है। अकेले तो बेकार है, मतलब बच्चा और पेरेंट्स दोनों ही साथ होंगे तो ही जेन्युइन काउंसलिंग हो पाएगी। और मेरा एक पॉइंट और है सर, पता नहीं मुझे यहाँ डिस्कस करना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सर जो रिजल्ट आया है, 12 का रिजल्ट आया है, और जो एनालिसिस आ रही है उसमें जिस तरह से कॉपी चेकिंग हुई है और बच्चों का जो रिजल्ट आया है, उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो सर बाउंड्री लाइन पे रह गए, मतलब 72%, 73%, मतलब स्पेशली मैं इंजीनियरिंग के मैं जेईई होने के लिए वो 75% की बाउंड्री, ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बच्चों को परेशान होने की सर आवश्यकता नहीं है, मतलब स्पेशली मैं पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ, बच्चों से भी बात कर रहा हूँ कि आप एक सही गाइडेंस लीजिए। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के आप टीचर से मिले, या अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट आकाश ब्रांच में जाएं और वहाँ पे उनसे बात करें कि एक तो सर इम्प्रूवमेंट, सबको पता है कि इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, तो उसमें क्या होता है ना, बच्चा नर्वस ना हो। ये सर बहुत सारा ऐसे एग्जांपल्स हैं कि बच्चे ने इम्प्रूवमेंट दिया और बहुत अच्छा किया, तो उसमें आपका जो ड्रीम आपने सोचा वो ऐसा नहीं हो कि वो आप उस चीज को लेकर आप थोड़ा से अपना कदम पीछे खींचे, ये नहीं, क्योंकि आराम से इम्प्रूवमेंट हो जाता है। आप सही गाइडेंस लें, अपने
चाहे मेंटर से लें या आप नीरज आकाश ब्रांच में जाएं। सर इस पॉइंट पे थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ, आप प्लीज मतलब elaborate करें। खेल थोड़ा लंबा है। यदि आप बहुत खराब खेल कर भी स्टार्ट हुए एक बार को और आपको लगा कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तब भी जीतना पॉसिबल है। और कई बार तब भी जीत मुश्किल हो जाती है जब आप बहुत अच्छा एक बार स्कोर ले आए 11th 12th का, 12th के बोर्ड्स का भी। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं लिया, सही कोच के अंडर नहीं आए, तो अच्छी परसेंटेज होने के बावजूद भी अच्छा मेडिकल या अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज ड्रीम रह जाता है, मिलता नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस इज रियली जेन्युइनली हाईली वैल्यूएबल। इसी पॉइंट को सर मैं शायद इस तरह से समझाऊंगा, हो सकता है शायद पेरेंट्स या बच्चे इस चीज़ को समझ जाएं। क्या हम बच्चे की आज की परफॉर्मेंस को ले करके, मान लीजिए बच्चे ने बहुत अच्छा किया, हो सकता है बच्चे ने बहुत अच्छा नहीं किया है, लेकिन क्या बच्चे की आज की परफॉर्मेंस को देख करके क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कल भी नहीं कर पाएगा, या जिसने आज किया है वो नहीं कर पाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। हो सकता है कि ये जो दिन थे उसके वो ठीक नहीं गए जैसा भी है, लेकिन वापस वही है कि जो डेडिकेशन के साथ लगा रहेगा तो स्कोर तो इम्प्रूव बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। तो आज की परफॉर्मेंस से लेकर के हम भविष्य में बच्चा क्या करेगा, मतलब उसको decide जिस नहीं कर खिलाड़ी ने सकते। आज शतक मारा है उसकी इनिंग भी कल तो नया खेलेगा, मैच तो जीरो से ही शुरू होगी। मतलब रोज नई परफॉर्मेंस है, इससे कोई मतलब नहीं है। काबिलियत तो चाहिए, वो गेन करनी पड़ेगी और हर एग्जाम को जीरो से स्टार्ट करना है, बीट करना है वहीं से। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आज जीरो पे स्टार्ट हो गए तो संन्यास आज ही ले लेंगे। मतलब सर मैं ये पॉइंट मतलब आज जीरो पे आउट हो गए तो आज ही संन्यास घोषित कर देंगे, अब हम खेलेंगे ही नहीं। ये पॉइंट सर मेरे दिमाग में इस तरह से आया कि एक बहुत अच्छा लड़का है और उसने जो मेन सब्जेक्ट है सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा उससे परफॉर्म किया। मतलब आप समझिए कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, उसका रिजल्ट 73% आ रहा है। रीजन है फिजिकल एजुकेशन। मतलब आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को? तो क्या हम वो 73% आने के पीछे का जो रीजन उसका फिजिकल एजुकेशन में उसका स्कोर कम हुआ, तो हम इस बात से बच्चे पे प्रश्न थोड़ी लगा सकते हैं। हमें पता है कि फिजिकल एजुकेशन में किस वजह से उसका स्कोर कम हुआ। सर और मुझे हमने आपके पॉइंट से ना बहुत काम का सवाल हाथ लग गया है, जो बहुत बच्चे जानना चाहते होंगे कि अगर बच्चा 11th 12th में कोचिंग करता है, सपोज आकाश से कोचिंग करता है, तो हमने उसके साइंस सब्जेक्ट तो तैयार करा दिए, क्योंकि हम खुद इतनी देर से साइंस कर रहे हैं। उसके जो बाकी इंग्लिश हिंदी फिजिकल एजुकेशन है, इनका क्या होगा सर? वो भी हम ही कराएंगे सर, वो भी हम ही कराएंगे। हिंदी की प्रिपरेशन और बहुत वैलिड फिजिकल पॉइंट आपने एजुकेशन दिया। है, उसकी प्रिपरेशन भी हम कराएंगे। और जितना मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है एडिशनल सब्जेक्ट के लिए हम हमेशा अवेलेबल कराते हैं। वो जब भी बच्चा चाहे वो किसी भी ब्रांच पे हो, हम लोग हमेशा करवाते हैं। मतलब उन एडिशनल सब्जेक्ट्स की जो कोर साइंस सब्जेक्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं है, और विद इन द नॉर्मल कोस्ट उनको हम अपने 11th 12th के बच्चों को कराते हैं। बेसिकली वी आर दी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बोर्ड, जेई एंड नीट। आपको एक्स्ट्रा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इस पूरे पार्ट के अंदर पेरेंट्स के मन में हमेशा एक सवाल आता है, अब वो चाहे बच्चा 10 to 11th मूविंग हो या 12th के बाद का, जिसने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, पेरेंट्स के मन में हमेशा एक ये सवाल रहता है कि ठीक है, मैं बच्चे को प्रिपरेशन तो कराना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं सभी पेरेंट्स को इस तरह से आश्वस्त जरूर करना चाहूँगा कि हम लोग हैं आपके बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए। आप निश्चिंत होकर के आप अपने बच्चे को हमें दे करके जा सकते हैं, और हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास, हमारा सिस्टम है वो पूरी तरह से प्रयासरत रहेगा कि हम उसे सक्सेस के लिए जो उसकी नीड है उससे ज़्यादा उसको सुविधाएं हम उपलब्ध करा पाएँ। और आप आज उसे छोड़ के जाएंगे और जब ले करके जाएंगे तो उसमें एक जरूर चेंज देखेंगे कि बच्चे को हमने मेहनती बहुत बना दिया। और जो बच्चा एक बार यदि मेहनत करने सीख गया है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, सफल भी हो जाएगा। और वापस वही है कि सफलता की यदि हम बात करें तो सफल होना या किसी एक मुकाम तक पहुंचना या सफलता कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक छोटे छोटे पड़ाव हैं। एक बार डॉक्टर बनने के बाद में भी हो सकता है आपको लगेगा कि मैं सफल हो गया, आपके जीवन में फिर दूसरा आएगा। तो ये एक छोटे पड़ाव है, एक यात्रा है पूरी, कि छोटे उसके अंदर कोमा लगे, लेकिन कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगेगा। लगना भी नहीं चाहिए। जीवन तो इसी चीज का बहते रहने का ही नाम है, चलते रहने का ही नाम है। और सर उन बच्चों का क्या जो बहुत प्रिपरेशन करना चाहते हैं पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जिनके पास रहते हैं, तो क्या आकाश उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स दे रहा है? इसके बारे में आप कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं?
अपना सर एक मेथड है फाइनेंस का, जिसमें पार्टनरशिप है कुछ फाइनेंस कंपनीज के साथ, और वो बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के बच्चे की फीस को फाइनेंस कर देते हैं, जिसमें मंथली चार्जेस पेरेंट्स पे कर सकते हैं, और वो बहुत इजी हो जाता है ईएमआई के माध्यम से, और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, फीस जितनी होती है उतनी पड़ती है, उसका कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं है। और इससे अलग डिस्काउंट्स, हिंदी मीडियम के एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड या अच्छे परफॉर्मर्स के डिस्काउंट्स, जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, दे आर ऑल अवेलेबल। जस्ट कनेक्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर। कहीं पर भी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कहीं पर भी कहीं कोई दुविधा नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। एक बस ये है कि आपको आगे बढ़ करके एक कदम उठाना है सफलता की ओर। एक बार इनिशिएट करिए, हम लोग पहले भी साथ थे, अभी भी आपके साथ हैं। ठीक, थैंक यू बच्चों। ओके, थैंक यू डियर पेरेंट्स।